नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। द एग्जाम्स अड्डा वेयर प्रिपरेशन मीट्स टू सक्सेस। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपकी तैयारी और सफलता को एक साथ मिला दिया जाए। इसी क्रम में भारतीय इतिहास की यह क्लास जारी है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं 15,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 15,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कहाँ के? ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम्स को कवर किए गए। उसमें से भारतीय इतिहास के 15,000 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए गए। अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो इतना तो श्योर है कि इतिहास से संबंधित कोई भी एक क्वेश्चन, चाहे वो आपके लेखपाल के एग्जाम में आ रहा हो, चाहे पेट के एग्जाम में आने वाला, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो या अदर किसी भी एग्जाम्स में आ रहा हो, सभी कवर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास या प्रैक्टिस सेट्स पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, अपना एक कमेंट करिएगा। सेशन को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और उन सभी से ज़रूरी है आपका कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें पता चलेगा कि अगर हमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई नया सुधार लाने, वो सभी आप लोगों के इंप्रूवमेंट्स और एक इन सभी की क्लास तो होगी होगी, साथ में आप लोगों को इन सभी का पीडीएफ कंटेंट भी मिलेगा। ये पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तब तक के लिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका आप जवाब दीजिएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? ग्राम या गांव को सबसे ज्यादा किस वंश द्वारा दान में दिया गया था? इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए। चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन क्या है? गुप्त वंश द्वारा, या प्रतिहार वंश द्वारा, राष्ट्रकूट वंश द्वारा, या पाल वंश द्वारा। आपको करना क्या है, ए बी सी डी में जो भी ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आपको कमेंट करना है। जैसे अगर ए नंबर इसका सही हुआ तो ए नंबर रखिएगा, बी सही हुआ तो बी लिखिएगा, सी सही होता तो सी, और डी सही होता तो डी लिखिए। चार ऑप्शंस जब तक आप देते हैं, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बताता हूँ। जब एक साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिस साम्राज्य को हम लोग गुप्त वंश के नाम से जानते हैं, गुप्त वंश द्वारा हुआ क्या? गुप्त वंश के शासक दान देने में बड़े अच्छे थे। इन्होंने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को दान दिया, और ये जो दान दी जाती भूमि थी, वो दान दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? वो कहलाती अग्रहर। अग्रहर क्या, अग्रहर का मतलब क्या होता है? अग्रहर का मतलब वह जमीन या भूमि का टुकड़ा जो ब्राह्मणों को दान में दिया गया हो। ठीक, ब्राह्मणों को दान में दिया हो। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक अग्रहर भूमि का निर्माण या सर्वाधिक अग्रहर भूमि का विकास किस काल वंश में होता है? तो ऑप्शन आपको लगाना ए नंबर। यहाँ का ए नंबर सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा से पूछना चाहता है, गुप्त समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध? अच्छा, ये अभिलेख का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन यहाँ पे मिले हैं, एरण का अभिलेख, प्रयाग के अभिलेख में, नालंदा अभिलेख में, या गया के अभिलेख में। आप लोग कमेंट करिए ए बी सी डी में कौन सा सही है। तब तक आप लोग कंफर्म करिए कि अभिलेख क्या होते हैं। देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अभिलेख जैसा कि शब्द से मतलब पता चल रहा है किसी चीज का लेखनकार। प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में जितने भी राजा महाराजा होते थे, ये अगर कोई प्रसिद्धि करते थे, किसी भी चीज को तय करते थे, जैसे आज कोई रूल्स बनाया है, तो इस रूल्स को क्या किया जाए, या तो बुक्स में लिख के लोगों तक पहुंचाया जा सके, पर बुक्स नष्ट हो जाती थी, तो पत्थरों पे कुदेर कर पत्थरों पे गोद गोद के लिख दिया करते थे, और यही अभिलेख बाद में शिलालेख भी कहलाते हैं। इन्हीं अभिलेखों में से समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों को किस अभिलेख में वर्णित किया गया है? किस अभिलेख में यह वर्णन किया गया कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी? चार ऑप्शंस थे, तो ध्यान रखिएगा। सैनिक उपलब्धियों के बारे में, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों के बारे में बताया गया प्रयाग के वर्तमान समय में क्या इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं? पूर्व में इसका नाम था इलाहाबाद। क्या नाम था? इलाहाबाद। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया तो वो भी याद रखिएगा। ये लिखा गया था, इनके एक राज कवि थे हरिशेन द्वारा। लिखा किसने दिया? हरिशेन ने लिखा। अभिलेख कहाँ स्थित है? प्रयाग के अभिलेख में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों के बारे में प्रयाग के अभिलेख में लिखा गया है, जिसको हरिशेन द्वारा लिखा गया। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, एरन अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक के साथ है? चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ब्रह्मगुप्त,
चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड या भानुगुप्त? जैसा कि आप सभी को पता है, आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी में जो सही हो उसको आप लोग टिक लगाइए। और ध्यान रखिए, एरन अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है उसके लिए याद रखिएगा। एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। भानुगुप्त के बारे में चर्चा करें। यह अभिलेख कब लिखा गया था? एरन अभिलेख लिखा गया था 510 ईस्वी में। कब लिखा गया? 510 ईस्वी में। संबंधित किसने है? भानुगुप्त से संबंधित है। और एरन स्थान कहाँ पड़ता है? एरन स्थान है मध्य प्रदेश का। एरन क्षेत्र कहाँ का? क्षेत्र याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। पूरी डिटेल याद रख लीजिएगा। ठीक है, एरन प्रदेश क्या है? एरन अभिलेख है क्या? एरन अभिलेख स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। यह गुप्त साम्राज्य में एरिकीनी प्रदेश की राजधानी भी था। सागर ये क्या है? ये गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंश में एक समय पे ये प्रशासन राजधानी क्रम में रहा। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अच्छा, डी नंबर मैं किसी और पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि ऑप्शंस क्या रहेगा सही। इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। ठीक, अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? सबसे ज्यादा आक्रमण, हुड़ों के आक्रमण किस राजवंश के समय होते हैं? मौर्य काल में, शुंग काल में, गुप्त काल में या कुषाण काल में? 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शंस देने के लिए आपके पास समय मिलते हैं पूरे 4 सेकंड के। सर्वाधिक अगर हुड़ आक्रमणों के बारे में चर्चा करेंगे तो हुक आक्रमण किस काल में हुए? तो बस इतनी प्यारी सी बात बतानी, याद रखना, हुक आक्रमण सबसे ज्यादा होते हैं गुप्त काल में या गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ऑप्शन नंबर क्या हुआ यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है? भीतरगांव के लेख में, एरन अभिलेख में, विलसद स्तंभ लेख में, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। परंपरा हमारे यहाँ की बन चुकी है कि 4 में से कोई एक ही सही होगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे थे। इन चारों में से कौन सा सही है वो आपको कमेंट करना है ABCD में। भी सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो सती प्रथा का मतलब क्या है? जैसे किसी स्त्री का पति, अगर पति की हत्या हो जाती है या पति मर जाता है तो पति की चिता पे उस स्त्री का भी जल जाना सती कहलाता था। और ये सती प्रथा सबसे पहले हम लोगों को इसका शिलालेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो हम लोगों को देखने को मिलता है एरन अभिलेख, जो भानुगुप्त द्वारा लिखाया गया था। किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में जो लिखवाया किसके द्वारा गया था? भानुगुप्त वहां का प्रशासक था। सन कब था? 510 ईस्वी में। तीनों पॉइंट याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो गया। कहाँ पे? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख है कहाँ पे? एरन अभिलेख है मध्य प्रदेश के सागर में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख इतिहास में किस स्थान पे देखने को मिलता है? इतिहास में वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के सागर में देखने को मिलता है, जहाँ पे एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख किस साम्राज्य के, किस राजवंश में था? वो भानुगुप्त में था। ठीक है, भानुगुप्त किस वंश से है? गुप्ता वंश से है। ठीक है, तो ऑप्शन सारे सही रखने के बारे में सोचिएगा कौन कौन सा सही होंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है बाणभट्ट, भवभीतु, नारायण पंडित और विष्णु शर्मा। 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है आप लोग कमेंट करिए। हितोपदेश के लेखक कौन है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछने जाता है। देखिए, हितोपदेश के लेखक के बारे में अगर देखेंगे तो हितोपदेश के लेखक 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में लिखा गया नारायण पंडित द्वारा। नारायण पंडित इसके लेखक है। नारायण पंडित इसके लेखक, और ये लिखी कब गई? 14वीं शताब्दी में। 2 में से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ ही जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्यशास्त्र की रचना किसके द्वारा हुई थी? वसुमित्र द्वारा, अश्वघोष द्वारा, भरत मुनि द्वारा या वात्स्यायन द्वारा? कितना भी जवाब आपको पता हो, परंपरा वही है कि 4 ऑप्शंस देने की। ABCD, बात बताइए कि ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा। याद रखिए, जो नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र नाटक कला अभिनय का बहुत बड़ा उल्लेख है। यह सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख देखने को मिलता है। कहा किसके? नाट्यशास्त्र का, अभिनय का है।
और ये लिखा कब द्वारा, ये भी याद रखिए, ये 400 ईस्वी के आसपास, 400 ईसा पूर्व इसके लेखनकार को हम लोग मानते हैं, 400 ईसा पूर्व के बारे में मानते हैं। और ये लिखा किसके द्वारा गया था? भरत मुनि द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि द्वारा। है किसकी? नाट्य शास्त्र की मूर्ति, और इसमें भगवान शिव की नटराज मूर्ति का या नटराज का चित्रण भी किया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है ओंकार वट, ओंकार वट कहाँ स्थित है? ओंकार वट के बारे में पूछ रहा है कि ओंकार वट कहाँ पर स्थित है। आपके पास ऑप्शंस बड़े छोटे से दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। वियतनाम में स्थित है, तिब्बत में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, कंबोडिया में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, 4 में से कौन सा सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, ओंकार वट कहाँ स्थित है। देखिए ओंकार वट है क्या, ये इसके बारे में बड़ी 2-3 पॉइंट्स अच्छी पॉइंट्स याद रखिए। सबसे पहले, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है कहाँ पे वो बाद में बताइएगा, क्योंकि वो तो आपके पास ऑप्शन दिया गया। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर। हिंदू मंदिर के साथ क्या है? या यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्र भी है। क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा। इसका निर्माण कराया सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा, इसका निर्माण कराया गया। ये है किसको? ये भगवान विष्णु को संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु से समर्पित है। ध्यान रखो, ओंकार वाट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, भगवान विष्णु से समर्पित है, यूनेस्को की हर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा इसका निर्माण कराया गया। मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी। ओंकार वाट पे क्या है? ओंकार वाट भगवान विष्णु का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो यूनेस्को, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित है कहाँ ये स्थित? ये कंबोडिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? क्या वह शिकार करके अपना मनोरंजन करता था, या वह जुआ खेल कर अपना मनोरंजन करता था, संगीत के द्वारा, या घुड़सवारी द्वारा? अब देखिए, पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा कर रहा है। इस काल में संगीत का तो निर्माण हुआ नहीं था कि वो संगीत के द्वारा करेगा, तो एक ऑप्शन तो सबसे पहला समाप्त हो गया। घुड़सवारी भी यहाँ नहीं देखने को मिलता, और जुआ खेलने के लिए तो बुद्धि चाहिए थी, यहाँ तो अभी बुद्धि थी नहीं इसके पास। अर्थात क्या है? वो शिकार खेल के ही अपना मनोरंजन करता था तथा भोजन करता था। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करो, क्या है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, या रसायन विज्ञान के लिए? 4 ऑप्शन हैं, 4 में से कौन सा सही है आपको कमेंट करना है। जैसे कि हमारी परंपरा है, आपको फिर से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा, ABCD आपको कमेंट करना है। कमेंट है जो सबसे, देखिए आज से एक काम करते हैं, अगर आपने सबसे ज्यादा कमेंट टिपेट किए, सबसे ज्यादा सही कमेंट किए, तो आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। ठीक, सबसे पहला। सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर आप पिन करने के साथ साथ आपके सर्वाधिक कमेंट्स रहते हैं, एक मंथ में सबसे ज्यादा आप एक ही आईडी से सबसे ज्यादा सही करते हैं, तो नेक्स्ट दिन आपको मॉडरेटर की उपाधि भी दी जाएगी। ठीक, 2 पॉइंट्स किए जाएंगे जो लोग जिस जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा सही करेंगे। अब तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 5वीं शताब्दी में। कहाँ पे? 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना होती है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध मठ भी था। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या है अगले क्वेश्चन पूछ रहा है आधुनिक मानव के हाल ही का पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव जिसे होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, इसका रिसेंटली आदि मानव या रिसेंटली पूर्वज कौन है? पेंकिंग मानव, या नियंडरथन, या क्रोमैग्रन मनुष्य, या जावा मनुष्य? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन साइंस से भी संबंधित है, इसलिए इसको याद रखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको डायरेक्ट रट्टा ही मानना पड़ेगा आपका। क्रोमैग्रन मनुष्य, क्या लिखना है आपको? क्रोमैग्रन मनुष्य। ठीक है, इतना जरा सा आपको टाइप लिखना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक रूप में जिस लेटर में ये सभी लेटर लिखेंगे, सभी लेटर देवनागरी में, इसका प्रारंभिक रूप क्या है? क्या खारोष्ठी, ब्राह्मी लिपि, प्रकट, या पाली? आप ध्यान रखना, जब आप हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे तो हिंदी के विकास क्रम को पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग देखते हैं हिंदी का विकास प्रकट भाषा से होता है। ये प्रकट, ठीक है, प्रकट भाषा से, पाली भाषा से, ब्राह्मी और खरोष्ठी।
किस किस लिपि द्वारा हुआ था देख लीजिए। वहां पे प्रकट भी देखने को मिलेगा, पाली भी देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ भाषण, यहाँ पे लिपि के बारे में चर्चा कर रहा है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग हम लोगों को लिखता है ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ब्राह्मी लिपि। ट्रिक लगाइए, अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड के क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी में से आप सही लगा दीजिएगा। इसके अलावा मैं एक और ऑप्शन को बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिएगा, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, ये ऑप्शन और लिख दीजिएगा। अब आप लोग कमेंट करिए गोपालाचारी, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ये चार ऑप्शंस दिए, सॉरी ये पांच ऑप्शंस दिए गए, इसमें से याद रखना। जब भारत आजाद हो रहा था तो भारत के आजादी के समय गवर्नर जनरल के बारे में अगर पूछ लो तो याद रखने, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजादी के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? सी राजा गोपालाचारी। सी राजगोपालचारी का पूरा नाम क्या है? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन से थे? वो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के इस पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या था? इंग्लिश गवर्नर जनरल। ये क्या थे? भारतीय गवर्नर जनरल। ऑप्शन याद रखना क्या पूछ रहा है। स्वतंत्रता के समय पूछ ले गवर्नर जनरल कौन थे, डी नंबर लगाइए, लॉर्ड माउंटबेटन। पूछ ले स्वतंत्रता के, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी या सी गोपालाचारी या चक्रवर्ती गोपालाचारी। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ क्या? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट के बारे में ध्यान रखना। रोलेक्ट एक्ट फरवरी 1919 को पारित होता है, फरवरी 1919। ऑप्शन नंबर किसी में दिया? 1919 दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को तुरंत स्विच करिए। क्या है? मोहम्मद बिन कासिम उर्फ MBK, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1520, 1473, 1712, 1922। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, इस व्यक्ति का कभी भी भारत में प्रशासन करना उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य बस इतना था, भारत से संपत्ति लूटनी है और अपने क्षेत्र में जाके वहां पे हमें बहुत अच्छा राज व्यवस्था बनानी है। ये सिर्फ लुटेरा था जो भारत में लूटने आता है। सबसे पहले इसने 712 ईस्वी में भारत पे हमला किया और भारत में भी जम्मू क्षेत्र में सबसे पहले हमला किया। वहां पे एक दाहिर नाम का राजा था जिसको इसने सबसे पहले हराया। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बाकी कहानी आप याद रखिए, 712 से आक्रमण करता है। अगले, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल के विभाजन के बारे में पूछ रहा है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष होता है? चार ऑप्शन दिए, 1907, 1901, 1905, 1906। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आपको जैसे हमारी परंपरा ABCD करके चार ऑप्शन दिए जाएंगे। ABCD में जो भी सही हो आप लोग तुरंत कमेंट करिए। याद रखिए, बंगाल का विभाजन जो था वो 16 अक्टूबर सन 1905 को होता है। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय वायसराय के बारे में पूछे तो लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। तो ये ऑप्शन और याद रखिए। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बंगाल के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। देखो, अब जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है, अर्थात क्या? देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले पूछा तो क्या लगाया? स्वतंत्र भारत के पहले हम लोगों ने लगाया था लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे क्या होगा? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के पहले, वाई पहले मान लो। यहाँ पे भारत का मतलब क्या? स्वतंत्र भारत की चर्चा कर रही है। स्वतंत्र भारत के पहले या अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी फुल फॉर्म चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिया गया, व्यापारी वर्ग से, प्रशासकों से, विद्वानों से या कलाकारों से। जो संगम के बारे में चर्चा करते हैं, ये संगम था विद्वानों का। किसका? विद्वानों का। ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना कारिकाल द्वारा की गई या नेंजिलियन द्वारा की गई या सेनगुटवन द्वारा की गई या इनमें से कोई नहीं।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। परंपरा अनुसार आपके पास 4 सेकंड का समय है, जिसमें आपको टाइप करना है ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, पूवर कावेरी पट्टनम के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना की थी कारिकाल ने। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करो, देखो क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गुप्त शासक के दौरान निम्न में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। गुप्त प्रशासन काल के दौरान, देखिए टाइम पीरियड याद रखना है, गुप्त प्रशासन काल, गुप्त शासन काल का टाइम पीरियड याद रखना है, और फिर आपको बताना है कि भारतीय होना चाहिए, खगोल विज्ञानी होना चाहिए, खगोल विज्ञानी हो, साथ में गणितज्ञ भी हो। ये 3 खूबियां हैं उसके अंदर। बाणभट्ट, वारामीर, आर्यभट्ट और भानुगुप्त। याद रखना, जो आर्यभट्ट थे ये गुप्त काल के समकालीन भी थे, खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ थे। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश थे। मुरुगन के बारे में चर्चा करें तो मुरुगन कार्तिकेय के सदृश माने जाते हैं, कार्तिकेय के। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। और इन्हीं के पर एक साउथ की मूवी भी बनी हुई है, जिसको मैंने अभी लगभग 1-1.5 साल पहले देखा था। तो आप कौन से नाम है उसका नाम बता दें, मूवी का नाम मुझे नहीं कंफर्म है, किसी को याद आ जाए तो बता दीजिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से होता था। किस एक बंदरगाह द्वारा उत्तर भारत का व्यापार होता था। बाड़ौच, कल्याण, काम्र या ताम्रलिप्ति। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से कौन सा पत्तन सही रहेगा वो आपको कमेंट करना है। कमेंट करने के लिए आपके पास 4 सेकंड का समय है। ए बी सी डी में कौन सा सही है जल्दी से बताइएगा। उत्तर भारतीय काल के बारे में चर्चा करें तो ताम्रलिप्ति पत्तन से सबसे ज्यादा भारतीय व्यापार होता था। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं क्या है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। देखिए, जो चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के को तो हम लोग रूपक कहते थे। क्या रूपक कहते थे क्या, चांदी के सिक्के। ऑप्शन नंबर किसी में दिया गया, ओ पण, रूपक, दिनार, कर्षण, दिनार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ये सही हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इनमें से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। देखिए, जब हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो एक शुरुआत में देखते हैं कि भारतीय सत्ता बहुत अच्छी थी, फिर धीरे धीरे भारतीय गुलामियत में आते रहे। इसी तरह से ही भारतीयों की सत्ता, भारतीयों में प्रारंभ में स्त्री व पुरुषों की दशा समान थी, परंतु धीरे धीरे कालांतर में डाउन हो गई और अब फिर से लगभग बराबर होने जा रही है। कुछ इस तरह का ग्राफ चलता रहा हमेशा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इतिहास के बारे में चर्चा करें, गुप्त काल, चोल काल, मौर्य काल, ये 3 ऑप्शंस दिए गए, 3 में से आपको सही पे टिक लगाना है। ए बी सी डी में तो ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी ऑप्शन तो 4 पर, चौथा तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, गुप्त काल में, गुप्त काल में स्त्रियों की तुलना में महिलाओं की तुलना, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति ज्यादा अच्छी थी। गुप्त काल के जो साम्राज्य थे, जो राजा थे, जितने भी सम्राट होते थे, सब अपने नाम के बाद अपनी माता का नाम लिखते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं क्या है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरों के का धीरे धीरे पतन होता है गुप्त काल में, और ये गुप्त काल के लिए बहुत बड़ी खामी भी बनती है। ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं क्या है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए। ये तो अभी हम लोग देख के आए हैं, किस वंश द्वारा दिए गए थे। पहला ही क्वेश्चन था, शायद पहला क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस प्रयोग में किया गया, जल्दी बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन को स्विच करिए, ठीक है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण, अच्छा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या था। भारतीय संस्कृति के स्वर्ण युग के बारे में चर्चा करें। भारत की संस्कृति सबसे ज्यादा उन्नत होती है गुप्त काल के दौरान। ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए, तो ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 5 से 6 बार रिपीट हुए हैं। हमने पूरी तरह कोशिश की है कि सबको जनरेशन वाइज लगा के रिपीट हुए क्वेश्चंस को हटाया जा सके, परंतु ऐसा कभी कभी नहीं पॉसिबल हो सकता, इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको 2 बार भी देखने को मिलेंगे। अब आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन कराने के लिए द एग्जाम्स अड्डा लगातार तत्पर रहेगा। बस आपको करना क्या है, आप भी जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में उस एग्जाम्स के बारे में बताना है। उससे संबंधित बैचेस लाने के बारे में हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का समर्थन हमें लगातार मिलता रहेगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए।
पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। और ये सारी वीडियोस जो यूट्यूब इस समय आपको सजेस्ट कर रहा है, इनको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।